माता की, भारत माता की, भारत माता की। और नेताजी का जो समस्त जीवन है वो अपने आप में एक मिसाल है बच्चों। नेवर से डाई, कभी हार मत मानो। उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए। वो प्रेसिडेंट थे नेशनल कांग्रेस के और उन्होंने विरोध किया था उस समय गांधी जी की जो स्ट्रैटेजी थी कि हम अपनी आजादी एक अहिंसा के अभियान के साथ हासिल करेंगे। उन्होंने गांधी जी को बोला और उसके लिए हिम्मत चाहिए थी उस जमाने में कि गांधी जी ये हो नहीं सकता, हम भीख मांग के आजादी नहीं ले सकते। आजादी भीख मांग के नहीं ली जाती, आजादी लड़ के ली जाती है। यू हैव टू फाइट फॉर इट। और तभी उनका महावाक्य, तुम मुझे खून दो, देखिए आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है ये। आप मुझे खून दीजिए, मैं आपको आजाद करूंगा। बच्चों, आप बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप सब आजाद भारत में पैदा हुए। आपने आजादी की खुली हवा में सांस ली है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस किस्म की ह्यूमिलिएशन, किस किस्म की जो है हीनता हमने बर्दाश्त करी। दिल्ली में बड़े मशहूर क्लब्स हैं जैसे कि डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, दिल्ली जिमखाना क्लब इत्यादि इत्यादि। अंग्रेजों के जमाने में अगर आप उस क्लब में जाते तो आपको बाहर एक बोर्ड मिलता, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये थी हमारा हाल और हम थूका चाटने को आतुर थे। किसी ने जाके वो बोर्ड नहीं तोड़ा। अरे दिन में हिम्मत नहीं होती तो रात में जाके तोड़ आते। वो बोर्ड बरकरार है क्योंकि वो हमारी बुज़दिली को अंडरलाइन करते, क्योंकि थर्रा गए थे लोग 1857 की जब पहली गदर हुई, पहली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, तो अंग्रेजों ने उसे बेरहमी से कुचला। हर शहर हर गांव के बाहर पेड़ों पर फांसी से टंगी लाशें चील और कौओं के खाने के लिए छोड़ दी गई। फिर करके देखो। और डर गया था ये देश, सहम गया था ये देश। और फिर जब हमारी आजादी की जंग जो कहा जाता है, एक बड़ा मशहूर महावाक्य है ये भी, एक गाना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। माफ कीजिए, ये और कुछ भी हो, ये सफेद झूठ है। बच्चों, ये सफेद झूठ। और अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास के ऊपर एक दूसरी नजर डालें, फिर से इतिहास की तरफ झांकें और देखें कि सच क्या है। गांधी जी संत थे, बहुत महान व्यक्तित्व था उनका, लेकिन अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो वो खुद कहते कि ये सच नहीं है। और हम कोई भगवाकरण करने की बात नहीं कर रहे कि एजुकेशन का सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन वगैरह वगैरह। हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं एज एन एकेडमिक, और मैंने भी पीएचडी डिग्री अपनी अर्न करी हुई है,
एमफिल, पीएचडी, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है मुझे भी मालूम है। लेट अस गो बाय द ट्रूथ। जो सरकार, जो देश कहता है सत्यमेव जयते, उसको सत्य पे चलना होगा। सच क्या है ये हमको एस्टैब्लिश करना होगा बच्चों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, बुरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अंग्रेजों ने भी इसका बड़ा हाथ है उनका इसके अंदर, और जिनको वो सत्ता सौंप के गए उससे भी बड़ा रोल उनका है कि महिमा मंडन किसी एक वंश का, किसी एक परिवार का। कोई भी वंश, कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति इस देश से बड़ा नहीं है। क्या सुपरसीड नेशन ऑफ द नेशन स्टेट। और इसके लिए हमको आज देखना होगा, अपने अतीत में झांकना होगा और ये सत्य जानना होगा। ये जो 125वां जो वर्ष है नेताजी की यादगार का, मेरे को जो बंदिशें थी सरकारी वो छूटी, तब से मैं जो है पीछे लगा रहा कि नेताजी को उनका सही स्थान दिया जाना चाहिए, उनकी आजाद हिंद फौज को उसका सही स्थान मिलना चाहिए जिसके कि वो हकदार है। अगर आप और मैं आजाद हैं आज, तो वो केवल और केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की वजह से। और बच्चों, मैं ये बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, मैं ये अनुसंधान और रिसर्च की बुनियाद पे ये कह रहा हूं। इसलिए नहीं कि मेरे को अंधभक्त हो गया हूं, मैं नेताजी का हूं, बिल्कुल हूं, और मुझे फख्र है कि he was the prince of patriots, कि आजादी के दीवानों का वो बादशाह था जिसने असली में अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन झोंक दिया इस मुहिम में। और जब भी उनको कोई भी उसके अंदर सेटबैक्स हुए, बगैर विचलित हुए वो लग गए फिर से। कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, गांधी जी नाराज हो गए उनसे, वो उनके चाहने के बावजूद उन्होंने कंटेस्ट किया फिर से और गांधी जी के कैंडिडेट को हरा दिया, सीतारमैया को हरा दिया। उस जमाने में ये बड़ी चीज, बट गांधी जी सॉ टू इट दैट ही वेंट आउट, उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, नहीं हार मानी। भारत के बेटा पूरे कलकत्ता से किस तरह वो छुप कर गए, वो अपने आप में किसी स्पाई थ्रिलर जेम्स बॉन्ड मूवी से कम नहीं। किस तरह उन्होंने भेष बदल के मौलाना बन के, एक क्या कहते हैं हकीम बन के वो निकले, वो ट्रेन में निकले, फिर वो अपने अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचे, वहां अफगान का भेष बदली किया, गूंगे बहरे अफगान का, अफगानिस्तान में गए, जर्मन एम्बेसी, रूसी एम्बेसी, इटालियन एम्बेसी, और आखिर कई महीनों की उनको जो है इस तरह के बाद उनको इटालियन एम्बेसी में काउंट ऑरलैंडो का नया अवतार दिया गया। और काउंट ऑरलैंडो बनकर अक्रॉस साइबेरिया, अक्रॉस सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान से होते हुए ट्रांस साइबेरियन रेलवे में वो मॉस्को पहुंचे। वहां उन्होंने भारत की आजादी के लिए मदद मांगी, लेकिन कम्युनिस्ट जो थे उस वक्त उन पे शक करते थे, स्टालिन शक करता था, तो उन्होंने उनको आगे बढ़ा दिया। और जो जर्मन एम्बेसी थी उनको एकदम लगा ये है बंदा जो कुछ कर सकता है, आग है इसके अंदर सीने में, और वो उनको जर्मनी ले गए। वहां उन्होंने जो है इंडस्ट्रियल लीजन, एक भारतीय ब्रिगेड खड़ी करी। 3000 सैनिक जो थे, जो कि जर्मन कैद में थे, भारतीय सैनिक मूल के, भारतीय मूल के, उनको लेकर इंडस्ट्रियल लीजन खड़ी करी। ठीक है साहब। और इंडस्ट्रियल लीजन जो खड़ी करी, ट्रेन किया, उसको तैयार किया, और पैरा ट्रूप किए गए उनमें से कुछ छाता सैनिक ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, ताकि वो भारत की आजादी की मुहिम में हिस्सा ले सके।
उस वक्त लोगों को उम्मीद थी कि शायद जर्मन फौजें जो है जो एडवांस कर रही है वो सुएज की तरफ से, नॉर्थ अफ्रीका की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से वो शायद भारत पहुंच जाएंगे और तब वो चाहते थे कि भारतीय छाता सैनिक उनके पीछे आकर जो है विद्रोह को भड़काएं और लड़कर आजादी दें। लेकिन जर्मनी लड़ाई हारने लगा, वो रूस के उसके ऊपर उसने हमला कर दिया और पूरा जो ये आपका एडवांस था बेटा वो रोक दिया गया वहां पे। अब वो समझ गए कि जर्मनी में मेरा कुछ होने नहीं वाला, और कोई होता तो बोलता हाँ जी मैंने कोशिश तो करी साहब, अब मैं आराम से बैठ के विस्की पीऊं, लेकिन नहीं, नाक में दम कर दिया उन्होंने जर्मन्स का कि भैया लड़ाई जो है वो जापान की साइड से हो रही, मेरे को भेजो, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। और अल्टीमेटली हिटलर ने उनको एक U-280 सबमरीन पनडुब्बी में बिठाकर भेजा, वो और उनके जो पीए थे आबिद हुसैन, ठीक है, और वो दोनों 3.5 महीने से ज्यादा की लंबी वॉयज करके जर्मनी से साउथ अमेरिका की तरफ गए, वहां कई जहाज डुबोए, एक्शन में हिस्सा लिया, ठीक है। और कोई प्रधानमंत्री बता दीजिए मुझे, ना सिर्फ भारत का और देशों का, जिसने पनडुब्बी में जाकर एक्शन किया हो, में हिस्सा लिया हो। और फिर वो साउथ अफ्रीका के नीचे से होते हुए बेटा, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मैं थोड़ा जस्ट गो नेक्स्ट, ये है आजाद हिंद फौज का सिंबल, नेक्स्ट चलिए, हाँ यहाँ छोड़ दीजिए। और वो जो है जर्मनी से वो जाके साउथ अफ्रीका के किनारे से होते हुए वो जाके निकले कहाँ पे, जो कि मेडागास्कर के कोस्ट के उस तरफ, वहां पे एक जापानी I-29 सबमरीन आई हुई थी। मैं ये जो है स्टैचू, ये है नेताजी का स्टैचू, जो कि अब प्रधानमंत्री जी मान गए हैं और ये इंडिया गेट के पीछे लगेगा। बड़ी भारी ये इंडिया गेट के पीछे जहाँ पे हमारा वॉर मेमोरियल है उसके सामने होगा। इसका जो है होलोग्राम वहां पे लग गया है। 15 अगस्त को हमको उम्मीद है, मैंने स्टैचू जाके देखा है, ये तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज थोड़ा सा डाइग्रेस करना चाहता हूँ, और मैं आज यहाँ आया हूँ बच्चों, आपसे और सब जो यहाँ स्टाफ है उनसे एक अनुरोध कर, देखिए आज सब एम्पावर हो चुके हैं, सोशल मीडिया ने हमको एम्पावर कर दिया। विद द क्लिक ऑफ अ माउस, एक चूहा जो है वो छोटा बगैर पूंछ वाला, उससे आप हिला सकते हैं दुनिया घर बैठे बैठे। तो हमारी एक विनती थी प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, कि वो ये स्टैचू लगाए, किसी चावड़ी बाजार में नहीं, जहां सब कचरे का ढेर है वहां नेताजी का स्टैचू लगा दो, बाकी स्टैचू 11 मूर्ति, ये मूर्ति, उनके वो बात अलग। उल्टा होना चाहिए था साहब, शायद, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है और मैं बहुत आभारी हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये बोल्ड निर्णय लिया कि नेताजी की मूर्ति राजपथ पे होगी, राजपथ, और इंडिया गेट के पीछे और हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल के ठीक सामने। ये है उपयुक्त स्थान। अब जाके नेताजी को उनका सही स्थान मिला है। लेकिन मेरी एक और विनती भी है प्रधानमंत्री जी से, और हम कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ रही हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब जनमत जब होगा हमारे साथ, तो ये भी काम हो जाएगा, ये शुभ काम जो है वो हो जाएगा। वो क्या है, 60,000 की आजाद हिंद फौज नेताजी ने खड़ी करी थी जापानियों के साथ मिलकर, 60,000 की आजाद हिंद फौज, जिसमें से 26,000 शहीद हो गए, जान की कुर्बानी दे दी, खून से सींच ली वो सरजमीन। 60,000 में से 26,000, ये जो 26,000 का आंकड़ा है, मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं।
हमारा जो नेशनल वॉर मेमोरियल है इसमें कितने नाम है मालूम आप? कुछ दिन पहले जब मैंने चेक किया था आर्मी हेडक्वार्टर से तो 26,680 नाम, 26,680 नाम थे बच्चों। और ये कितने समय में हुई ये शहादत? 1947 से लेकर आज तक, यानी 75 साल। ठीक है साहब। और कितने नफरी में से ये शहादत हुई है? ये हुई है 13.5 लाख। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तब से मिला के 26,680 के करीब की शहादत हुई। और यहां साहब 60,000 में से 26,000। आप इस बलिदान का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। और 60,000 में से जो 26,000 शहीद हुए, ठीक है, ये 44% बनता है टोटल फोर्स, मतलब आधा फोर्स मारा गया, लड़ते लड़ते मारा गया। किस लिए मारा गया? कि आप और मैं वो घिरौना बोर्ड ना देखें, लेकिन जिमखाना क्लब के बाहर भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। ये केवल जंग लाट अंग्रेजों की जगह, ये गोरी चमड़ी वालों की जगह। यहां श्वेत, काले, भूरे नहीं आ सकते। वो सारे बोर्ड काट दिए गए, उखाड़ के फेंके गए। और किसकी वजह से? नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ये 26,000 जो सैनिक थे। लेकिन बच्चों, एक सैनिक की हैसियत से मेरे दिल में एक भाव, पूरे भारतवर्ष में, अरे पूरे भारतवर्ष में तुम्हें एक पत्थर नहीं मिलेगा जहां पे उन 26,000 के नाम लिखे हैं। मालूम? एक पत्थर नहीं है जिसपे 26,000 शहीदों के नाम लिखे हो। इन 26,000 को जब हमें आजादी मिली तो अंग्रेजों ने बोला कि भाई, उन्होंने गांधी जी को बोला कि हमको तो नेहरू चाहिए। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वोट डाले तो 15 वोट गए थे सरदार पटेल को, 1 वोट गया था नेहरू जी। माफ कीजिए, बुरा मत मानिए। और वो किसका था? गांधी जी, नेहरू जी। देखिए, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजों ने दबाव डाला गांधी जी के ऊपर कि हमको चाहिए, बोस ट्रांजिशन के लिए ठीक होगा, ये है वो है, हमको उस पर फेथ है। तो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। नेहरू जी का बुरा मत मानिए, लेकिन पहला फैसला ये था कि आजाद, सो कॉल्ड आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन को। पाकिस्तान भी एक दिन पहले आजाद हुआ, 14 अगस्त को। किसको बनाया गवर्नर जनरल? At least they had the decency to appoint Muhammad Ali Jinnah, a Pakistani, as the first governor general. आप 250 साल की गुलामी के बाद आपको आजादी मिली और आपका पहला फैसला है कि साहब एक अंग्रेज गवर्नर जनरल होगा और कोई भारतीय फिट नहीं है, तो फिर आप आजाद क्यों हुए? नहीं, मेरा सीधा सवाल है यार, अगर तुम फिट नहीं हो कि साहब हम गवर्नर जनरल कोई बन सकता है भारतीय, तो फिर आप आजादी काहे की लड़ी? किस लिए हमारे? ठीक है साहब। तो उन्होंने बोला नहीं साहब, ये जो है ये पहला गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड लुई माउंटबेटन। और मैं एक बार यही कहानी सुना रहा था तो सुब्रमण्यम स्वामी जी डॉक्टर साहब बैठे थे, तो उन्होंने बोला नहीं जनरल बख्शे आप गलत है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आजाद भारत की पहली गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन नहीं, एडवीना माउंटबेटन। एनीवे, उन्होंने लुई माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया और लॉर्ड लुई माउंटबेटन का पहला फैसला था कि जो हमारे आजाद हिंद फौज के सैनिक जो जीवित हैं, जो वापस आए हैं, जिनको कैद में डाल के रखा है, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, उनको क्लासिफाई किया गया था।
इनमें से एक भी भारत की फौज में वापस नहीं लिया जाएगा। आर यू अवेयर ऑफ दिस? जो तुम्हारे लिए लड़े मरे, जिन्होंने आपकी सैक्रिफाइस किया, अपनी जानें कुर्बान कर दी, जो बच गए, बोले साहब इनको, ये गद्दार है, इन्होंने अपनी जो शपथ ली थी उसको वायलेट किया है, इसलिए ये भारत की फौज में नहीं लिए जाएंगे। और नहीं लिए गए, इसके कहने पे माउंटबेटन पाकिस्तान की फौज में ले लिए, हमारी फौज में नहीं लिए गए, क्योंकि सल्तनत आपने एक से नाम हटा के लगा दिए लॉर्ड लुई माउंटबेटन, जिसका पहला फैसला था कि आजाद हिंद फौज के सिपाही वापस नहीं लिए जाएंगे, उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, उनको गद्दार करार किया जाएगा। अगर आजाद हिंद फौज वाले गद्दार हैं तो वफादार कौन है? हमें बोले साहब बड़े, अब माफ कीजिए, फिर कई लोगों को बुरा लगता है, अब फौजी हूं मैं, जबान कड़वी है, क्योंकि मेरा काम ही कड़वा, लड़ना मरना मारना है साहब। तो इसलिए हमारी फौज में हमको नहीं सिखाते चापलूसी और जलेबी बनाना। डायरेक्ट फैक्ट ये है, उनकी पेंशन रोक दी गई, भूखा मरने छोड़ दिया उनको। और ये साहब जब 1977 में जनता सरकार आई थी, तब जाके इनकी पेंशन रिस्टोर हुई। लेकिन एक अन्याय जो आज तक नहीं हटाया गया, जिसको करेक्ट नहीं किया गया, वो ये है कि हमको नेताजी का स्टैचू तो मिल गया और हम बहुत आभारी हैं मोदी जी। और आज मेरी हाथ जोड़कर विनती है मोदी जी से कि अगर नेताजी आज जीवित होते तो पता वो क्या कहते कि मेरे स्टैचू से पहले मेरे 26,000 शहीदों के लिए एक वॉर मेमोरियल बनाइए। मेरी तो सरकार से अनुरोध था कि साहब ये वॉर मेमोरियल बनाइए लाल किले के सामने, क्योंकि आजाद हिंद फौज का नारा था हम दिल्ली जाएंगे, लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे। वो तो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, वो लाल किले पे तिरंगा फहरता नहीं देख सके। लेकिन आज उनकी जो आप वॉर मेमोरियल है, जो उनका युद्ध स्मारक है, उसको लाल किले के ठीक सामने बनाइए ताकि अंग्रेजों को भी दिखा दिया जाए ये देश आजाद है। इस देश के फैसले लंदन में नहीं होते, नहीं दिल्ली में होते। क्या डर क्या है? किसका डर है? अब The sun never sets on the British Empire. The sun has set with a finality that is irrevocable. सूर्य कभी अस्त नहीं होता ब्रितानवी सरकार के ऊपर, हुकूमत ब्रिटानिया के ऊपर। अरे कहाँ इतना सा वो आइलैंड रह गया है। 1.5 घंटे में आप ट्रेन से, मैं और श्रीमती मेरी जी गए थे हम वहां, 1.5 घंटे में यहाँ से वहां पार हो जाता। और यहाँ आप 1.5 महीना चलते रहे तो भारत का छोर नहीं मिलेगा बाई ट्रेन। तो मैं कहना ये चाहता था कि आज एक जरूरत है, तो वो है इनको जो हमारे शहीद हैं, एक शहीद स्मारक दे। थोड़ा सा बेटा इसको आगे चलते जाइए, मैं आपको बोल दूंगा दर्शकों, आगे चलते फॉरगेट द। हमको कहा जाता है कि नहीं साहब अंग्रेज वैसे थे बहुत अच्छे, बुरा मत मानिए, लेकिन अंग्रेज थे बहुत अच्छे। आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, रेलवे, टेलीग्राफ, क्या क्या नहीं दिया उन्होंने। मैं कुछ और भी चीजें बताऊं जो उन्होंने दी हमको। ये देख रहे हैं फोटो? दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द 1943 बंगाल फैमिन। भूखमरी। ये जो देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमने कभी भूखमरी नहीं देखी इस देश में। ये भूखमरी केवल और केवल अंग्रेजों के जमाने में हुई, और एक नहीं, there were 6 bloody famines
ये कलकत्ता का दृश्य है। जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये कलकत्ता का दृश्य है जब लाशें पड़ी है, गिद्ध खा रहे हैं, नरकंकाल मर गए सूख के वो। These Indian breeds like rabbit, let them die। और आप जानते हैं जब ये भुखमरी बंगाल में थी तो चर्चिल के आदेशों पर उस वक्त अनाज भारतवर्ष से इंग्लैंड भेजा जा रहा था। ये मालूम है आपको? भारतवर्ष से इंग्लैंड आजाद अनाज भेजा जा रहा था उनके सिपाहियों के लिए, गोरे सिपाहियों के लिए, जबकि ये हाल था भारतीयों का। और आप कहते हैं कि साहब उन्होंने तो हमको साइंस टेक्नोलॉजी दी, भुखमरी भी दी। कई लोग कहते हैं साहब, मेरे कम्युनिस्ट दोस्त कहते हैं कि साहब ये तो दोजो का कुत्ता था। सुना है ये आपने? ये गाली भी नेताजी के नाम पे लगाई गई। ये तो जर्मनों का ये था, जर्मनों ने जूस को मारा। अरे तो अंग्रेजों ने क्या किया? 6 मिलियन जूस बेचारे मारे गए थे हिटलर के द्वारा, ठीक है। 18 मिलियन भारतीय मारे गए थे ये 6 भुखमरी जो फैमिन हुई है। देखो बेटा, तुमको बहुत है टू बी ग्रेटफुल फॉर। अब आपका देश हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेन है, मालूम है? भारतीय एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वो साइंस दे रही है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग दे रही है। मैक्सिमम ग्रेन प्रोडक्शन पूरी दुनिया में, मैक्सिमम वेजिटेबल, मैक्सिमम मिल्क भारतवर्ष में। लेकिन हमको बोला गया, हमको तो बड़ा बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। उत्सव पटनायक ने स्टडी करी है इसके ऊपर और $44 ट्रिलियन वर्थ भारतवर्ष से लूट के अंग्रेज ले गए। और आप कहते हैं साहब हमको अंग्रेजों का क्या है, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। इसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। मैं देखिए आज बात कर रहा हूं एज अ स्कॉलर। आई विल नॉट यूज द वर्ड स्कॉलर बिकॉज इमोडेस्ट हो जाता है। लेकिन ये है साहब कि मैं फौज में गया था एनडीए, कि मेरी पढ़ाई चढ़ाई खत्म हो जाएगी सर, कि मेरे को मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत मैथ्स से मेरा जो है पसीने छूटते थे। तो साहब जब हम एनडीए पहुंच गए तो वहां उन्होंने बोला क्या तुम क्या करके आए? बोले साहब मैं उन दिनों सीनियर कैम्ब्रिज होती थी, बोले सीनियर कैम्ब्रिज करके आए। बोले टेक्निकल, इस तरफ टेक्निकल कैडेट बनोगे। मैंने कहा साहब मैंने तो इन्फेंट्री जाना, मैंने तो लड़ना मारना है, मेरे को क्या करना है टेक्निकल और एल्जेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस से? बोले नहीं, पढ़ाया साहब, बीएससी कराई। ठीक है साहब, बीएससी खत्म कर ली तो फिर हमको स्टाफ कॉलेज के इम्तिहान के लिए पढ़ना होता है। वो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, पास किया, स्टाफ कॉलेज किया तो वहाँ एमएससी करनी होती है, एमएससी डिफेंस साइंस, वो हमने एमएससी करी। ठीक है साहब, और उसके बाद क्या है कि फिर मैं इंस्ट्रक्टर पोस्ट हो गया स्टाफ कॉलेज में, तो तमाम इंस्ट्रक्टर्स को वहाँ एमफिल करना होता है ताकि रिसर्च मेथडोलॉजी है। तो मैंने कहा अपने राम फौज में गए थे कि हम सिर्फ केवल फुटबॉल खेलेंगे और शायद रम पिएंगे लेकिन साहब वहाँ धुएं निकाल दिए पढ़ा। और उसके बाद जब मैं अपने करियर खत्म करके, मेरी लास्ट पोस्टिंग थी नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली, और नेशनल डिफेंस कॉलेज में ब्रिगेडियर और उस बराबरी के रैंक के पढ़ने आते। तो जब मैं वहां कर रहा था तो एकेडमिक काउंसिल की साहब मीटिंग हुई, तो हमारे रियर एडमिरल राजा मेनन बड़े सख्त होते थे। वो आए, बोले ये जो फैकल्टी है ये क्या रिसर्च कर रही है? तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तो जो मैं सीनियर मोस्ट था फैकल्टी में, तो जो कमांडेंट साहब थे उन्होंने बोला भाई बख्शी बताओ यार तुम क्या रिसर्च कर रहे हो? मैं कहा सर खरा तो नहीं है लेकिन अब मैं पीएचडी कर दूं, क्योंकि मेरी बहन ने पीएचडी कर दी है, मेरी बेटी ने पीएचडी कर दी है, अनपढ़ गंवार मैं रह गया। तो साहब हमने फिर वहां पे पीएचडी करी। कहने का मतलब यह है कि फौज ने सिखाया हाउ टू डू रिसर्च, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है ये फौज ने बताया। और जब हम रिटायर हुए तो हमने जो है साहब ये INA ट्रस्ट है हमारा, जो कि नेताजी की आजाद हिंद फौज की याद को बरकरार रखने के लिए बनाया गया था। हमारे एक डॉक्टर कल्याण डे थे, हमने उनको भेजा लंदन, वहां पे ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव थी।
ठीक है साहब। तो इसको देखिए, जब आप सोर्स साइट करते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक सेकेंडरी सोर्स, एक टर्शियरी सोर्स। प्राइमरी मतलब साहब चश्मदीद गवाह ये है प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड 1945 टू 1950। ये है की डिसीजन मेकर। इसने आजादी का हमारा जो है फरमान साइन किया, ठीक है। तो वो बोलेगा, वो क्या बोल रहा है, हमें आजादी क्यों मिली। फील्ड मार्शल वेवर वॉयसरॉय, भारतवर्ष का उस जमाने में जब हमको आजादी दी गई थी। फील्ड मार्शल लॉकिनले, कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जब हमको आजादी दी गई, ठीक है। उन सब के हमने चिट्ठे निकलवाए। और साहब मैंने उसको उस किताब में बोस और गांधी हु मेड इंडिया फ्री, मैंने वो जो है साइट नहीं किया सोर्स कि रेफरेंस पेज सो एंड सो, वॉल्यूम सो एंड सो, नहीं। मैंने कहा फोटो कॉपी करो और लगा दो, फोटो प्रत्यक्ष प्रमाण, फोटो कॉपी करो, लगा दो साथ में, ताकि जिसकी आंखें हैं खुद पढ़। साहब उसमें क्लियर डे लाइट लिखा है कि जो महात्मा गांधी जी की क्विट इंडिया मूवमेंट थी 1943 में, वो फेल हो चुकी थी। अंग्रेजों ने हमारी भारतीय फौज के लोग नहीं लगाए, उन्होंने गोरी पलटने लगाई। 57 गोरी पलटने, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, और पूरा जो विद्रोह था कुचल दिया। और जब बेचारे गांधी जी बाहर आए, वो जेल से 1945 में जब जंग खत्म हो गई थी, तब उनको छोड़ा गया। उनकी श्रीमती जी का देहांत हो गया, और वो उससे बहुत बहुत गहरा सदमा लगा। टूट जाता है आदमी जब आपका जो आधार है, साथी है, वो चला जाता है। वो बेचारे बहुत मायूस थे। और जब उनसे पूछा गया कि साहब क्या आप अभी भी क्विट इंडिया मूवमेंट ऑर्डर करेंगे, बोले देखिए जब से मैं जेल गया मेरे सब अधिकार छिन गए। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पूछे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पूछा, बोला गांधी जी से पूछे। तो ये इस तरह का तमाशा चल रहा है। उस वक्त क्या हुआ, अंग्रेज जंग जीत गए, आजाद हिंद फौज ये जो लड़ाई है वो हार चुकी थी। इम्फाल कोहिमा वो लड़ाई हार गई, पर वो आजादी की जंग जीत गई। कैसे, मैं बताता हूं। अंग्रेजों ने, देखिए जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़े थे तो हमारे 80,000 सैनिक शहीद हुए। 11 को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। विक्टोरिया क्रॉस बच्चों परमवीर चक्र के बराबर विक्टोरिया क्रॉस मिला था वहां पे 11। और हमको बड़ी उम्मीद थी कि हमको डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, होम रूल मिल जाएगा। 2018 में पहली जंग खत्म हुई, 2018 1919 में क्या हुआ याद है? हाँ बेटा, क्या हुआ 1919 में? हाँ, हमारी बेटियां हैं तेज यहाँ। जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग हुआ। अंग्रेजों ने कहा तुमको होम रूल चाहिए, हम देते हैं होम रूल। जहां से मैक्सिमम सिपाही गए थे पंजाब से, वहां पे नरसंहार किया, फायर खुलवा के मरवा दिए हमारे लोग, कुएं में जा जाके गिरे, घेर के मारा। ये उन्होंने बोला तुमको चाहिए होम रूल, ये लो। तुमको बड़ा लग रहा है तुम यू हैव फॉट फॉर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। खैर, अब जब 1945 में वो दूसरी जंग जीत गए तो उन्होंने बोला साहब हम इनका नाक रगड़ेंगे भारतीयों का कि इन्होंने हिमाकत कैसे की हमसे लड़ने की। तो 3 अफसर चुने आजाद हिंद फौज के, जिन्होंने नाको चने चबाए थे। ढिल्लों, सहगल, शाहनवाज। लाल किले से आई आवाज, ढिल्लों, सहगल, शाहनवाज, ये 3 अफसर चुने, उनको जनरल कोर्ट मार्शल कर दिया। तुमने हमारे खिलाफ हथियार उठाए, यू रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग एम्परर, अब तुमको यहीं पे टॉर्चर किया जाएगा, लाल किले के तहखानों में, यहीं पे तुमको फांसी लटकाएंगे।
साहब जब वो 3 अफसर ट्रायल पे लगाए तो सब जगह अभी तक किसी को मालूम नहीं था कि कोई आजाद हिंद फौज थी, छुपा के रखा था, सेंसर करके रखा था। अब जब आजाद हिंद फौज साहब को लोगों को पता चला, भारतवर्ष में बवाल हो गया, रॉयट शुरू हो गई, रॉयट शुरू हो गई बेटा। दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, कराची में, लाहौर में, और भीड़ उन्माद चली आई, पुलिस ने फायर किया तब भी नहीं रुकी। हैरान रह गए अंग्रेज की ये कहां से बम फट गया। और तब 25 लाख थी भारत की फौज जो लड़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और गोरे सैनिक कितने थे भारत में? 40,000। ये आंकड़ा समझ लीजिए, 40,000 थे गोरे, 25 लाख भारतीय जो जर्मनों को, जापानियों को और इटालियंस को हरा चुके थे। 1857 की गदर में हमारे पास लीडरशिप नहीं थी, ठीक है, उस वक्त हमारे केवल एनसीओ थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे 25,000 अफसर थे, जिनमें सीनियर मोस्ट ब्रिगेडियर कार्यप्पा, बाद में जो आर्मी चीफ बने वो ब्रिगेडियर बन चुके, थमैया जैसे कर्नल्स। मतलब लीडरशिप की भी कमी नहीं। मैं आपको वो बेटा चिट्ठी दिखाना चाहूंगा, मैं किताब की कॉपी एक भेजूंगा यहाँ यूनिवर्सिटी में आपकी लाइब्रेरी के लिए, ताकि बच्चे देखें और पढ़ें। फील्ड मार्शल ऑफिसर ने कहा हमारे पास मात्र 18 महीने हैं कि हम तशरीफ का टोकरा लेके चले जाएं, नहीं तो हमें उखाड़ कर फेंका जाएगा, हमें यहां से काट कर गाजर मूली की तरह जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और उन्होंने इवैक्यूएशन प्लान बनाए कि किस तरह जो अंग्रेज फैमिलीज हैं, अफसर हैं, वो जो भी शहर जहां पे हवाई अड्डे हैं या पोर्ट्स हैं वहां पे इकट्ठे होंगे। अंग्रेजी फौज जो है वो चारों तरफ घेरा लगाएगी वो शहर का, ताकि औरतें बच्चे भाग जाएं, फिर वो भागेंगे जैसे काबुल से भागे थे अभी अमेरिकन। ये प्लानिंग हो रही थी भारतवर्ष में। क्रिस्टल क्लियर है, किसी गधे को भी समझ आता है क्यों गए अंग्रेज यहां से, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि उस टाइम पे जो था, एक ऐसा यहाँ पे मंजर था कि उन्होंने बोला कि देखिए फरवरी के महीने में विद्रोह हो सकता है छोटा, और जून के महीने में बड़ा विद्रोह। ये किसने कहा? फील्ड मार्शल लॉकिन ने। उसकी पूरी चिट्ठी है, बड़ी कागजात है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है आप सुने कि जो सबसे टॉप आपका ऑफिशियल था, दैट इज प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, उसके क्या कहना। क्लेमेंट एटली जो है 1956 में कलकत्ता आए, ठीक है, और उस वक्त गवर्नर थे वहां पे जस्टिस पीबी चक्रवर्ती। वो 2 दिन उनके मेहमान रहे और उन्होंने उनसे लंबी बातचीत की। उन्होंने उनसे 3 सवाल पूछे। उन्होंने बोला देखिए 1945 तक क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो चुकी थी, फिर आप भागे क्यों? 45 में आपने जंग जीती। उसने बोला 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। सिंपल। और कोई सबूत चाहिए? लेकिन वो भी थे जस्टिस, आफ्टर ऑल वकील थे वो। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, फिर बताइए व्हाट वाज महात्मा गांधीज नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स कंट्रीब्यूशन टू आवर फ्रीडम। और जस्टिस चक्रवर्ती कहते हैं, एंड आई कोट, Attlee's face, ध्यान से सुनिए, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spelled out the word MINIMAL। क्या शब्द है? मिनिमल। ये साहब मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, जिसने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट को साइन। फिर भी हमारे कुछ चाटुकार कोर्ट हिस्टोरियन हैं, जैसे बिपिन चंद्रा, 6.5 पन्नों की किताब लिखी है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, और कितने पेज है नेताजी के ऊपर और आजाद हिंद फौज के ऊपर? 1.5, 1.5, 2 पूरे पन्ने नहीं दिए। क्या ये इतिहास है? इज दिस जस्टिस? इज दिस एकेडमिक रिगर? नो सर, ये चाटुकारिता है। और जिनको जूते तलवे चाटने की आदत होती है
वो दुम हिलाने की आदत जरूर है। थोड़ा सा जस्ट a few more। आगे चलिए, आगे चलिए। ये है, देखिए उनकी सबमरीन वॉयज की फोटोग्राफ। नेक्स्ट, ये है वो जो जर्मन सबमरीन है। मैं यहां एक कहानी रोक के खत्म करना चाहूंगा। जब दोनों सबमरीन पहुंच गई साहब, क्या थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। जब दोनों सबमरीन आसपास सामने सामने आ गई तो वो सतह के ऊपर सरफेस्ड। उस वक्त बड़ा भारी समुद्री तूफान चल रहा, बड़ा भारी समुद्री तूफान चल रहा, ठीक है। और उस तूफान के चलते 40 से 50 फुट की लहरें थी। नेताजी को तैरना नहीं आता, बाय द वे। 40 से 50 फुट की लहरें थी। वो जर्मन कैप्टन के साथ, कैप्टन म्यूलर के साथ, वो जो सबमरीन का कोनिंग टावर होता है ना बेटा, सबसे ऊंची जगह, वहां पे निकल के उन्होंने देखा। बोला जापानीज सबमरीन कहां है? बोले साहब वो देखिए 1.5 किलोमीटर। पूछना आप पास नहीं आ सकते? बोले हेर बोस, ये इतना तूफान है कि दोनों सबमरीन टकरा जाएंगी, दोनों डूब जाएंगी। तो बोले लेकिन मैं यहां से वहां कैसे जाऊंगा? बोले वो देख रहे हैं छोटी सी रबर की बोट, 3 मैन रबर बोट, डिंजी, उसमें जाना होगा आपको। तो उसने उनकी तरफ देखा, ये वहां से वहां पहुंच जाएगी 1.5 किलोमीटर इस तूफान में? मुझे नहीं लगता साहब, जर्मन भी वो फौजी तरीका है ना, नहीं मुझे नहीं लगता आप पहुंचेंगे। तो उसने बोला कि कैप्टन, व्हाट वुड यू एडवाइज मी टू डू? आप मुझे क्या परामर्श देंगे? उसने बोला हेयर बोस, हेयर मतलब मिस्टर के लिए हेयर इस्तेमाल करते हैं। हेयर बोस, आई वुड एडवाइज यू टू गो बैक। मैं आपको परामर्श दूंगा कि आप वापस चले जाएं। जानते हैं बोस का जवाब क्या था? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट मैन। उसने कहा कैप्टन, I did not come so far just to go back. मैं वापस जाने के लिए इतनी दूर नहीं आया हूं, मैं जाऊंगा। बोस वो सामुराई कहा जाता है, क्योंकि सामुराई का जो कोड है उसमें कहते हैं जब भी आपको जीवन और मौत के बीच में चॉइस मिले, आप मौत चूज करो, तभी तुम जिंदा रहोगे। क्योंकि तुम बिल्कुल ऐसी बेवकूफ हरकत करोगे जो कि दुश्मन को अंदेशा नहीं की ऐसा कर दे, ठीक है। और जब भी बोस को चांस मिली जिंदगी और मौत के बीच में चुनने के लिए, he chose death। और वो निकल गए वहां से, जर्मनी पहुंचे, आजाद हिंद फौज खड़ी करी, बर्मा में चढ़ाई करी, विफल हो गया हमला, पीछे हटना पड़ा। जर्मनी और ये जापान के ऊपर एटम बॉम्बिंग हुई, जापान ने हथियार डाल दिए, नेताजी ने नहीं डाले। वो जहाज पकड़ के जोर से कि पहाड़ से पत्थर गिर जाए, दुश्मन के दिल दहल जाए, क्योंकि ये जंगी नारे का मतलब होता है सालों बच लो हमारे। मैं देखना चाहता हूं इस यूनिवर्सिटी के छात्रों में कितना जोश है। ओके, हम देखते हैं अभी। नेताजी की फौज का नारा था जय हिंद, जो कि आज हमारी तमाम सशस्त्र सेनाओं का नारा है। जरा मेरे साथ बोलिए जय हिंद। मैं देखता हूं इस बुड्ढे में ज्यादा जोश है या आप में? जय हिंद। ये आवाज दिल्ली पहुंच गई, लेकिन ये इस्लामाबाद और बेसिक नहीं पहुंची। एक बार फिर